नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां नुपुर शर्मा के बयान को लेकर आतंकी संगठन की धमकी सामने आई है। अलकायदा ने धमकी दी है, कई राज्यों में फदाइन हमले की धमकी दी गई है। जहां नुपुर शर्मा के बयान के बाद अब देखिए किस तरीके से जो आतंकी संगठन है उसकी ये धमकी सामने आई है, गिदड़ भपकी सामने आई है। कई राज्यों में फिदाइन हमले की धमकी दी गई है। हालांकि इसके बाद जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे चाक चौबंद किया गया है। तो नुपुर शर्मा के बयान को लेकर अब आतंकी संगठन अलकायदा ने धमकी दी है। कई राज्यों को फिदाइन हमले की ये धमकी दी गई है, जिसके बाद पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चाक चौबंद हालांकि किया गया है। और जिस तरीके से कई राज्यों में फिदाइन हमले की जो धमकी दी गई है, इसको लेकर पुलिस हालांकि इस पूरे मामले पर जांचबीन कर रही है। आतंकी संगठन अलकायदा ने यह धमकी दी, जिसको लेकर आपको बताएं कि अब सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चाक चौबंद किया गया है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बीजेपी नेताओं का विवादास्पद जो टिप्पणी सामने आई थी, इसको लेकर विवाद धीरे धीरे अब और गहराता जा रहा है। इस कड़ी में अब आतंकी संगठन अलकायदा की भी एंट्री हो गई है। तो बीजेपी प्रवक्ता आपको बताएं कि नुपुर शर्मा को धमकी मिलने के बाद दरअसल जज रवि कुमार दिवाकर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि उन्हें भी एक धमकी भरा पत्र मिला है। हालांकि इसके बाद जांचबीन शुरू हो गई है। पैगंबर विवाद में बीजेपी की प्रवक्ता को पार्टी से सस्पेंड किए जाने के बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों और आतंकी संगठन के हौसले बुलंद हो गए हैं और अब वे केवल नुपुर को ही नहीं बल्कि जजों को भी धमकी और मारने की खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। काशी के ज्ञानवापी मामले में सर्वे का फैसला सुनाने वाले जज रवि कुमार दिवाकर को भी पत्र भेजकर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। इस पत्र के मिलने के बाद पुलिस ने जज की सुरक्षा कड़ी कर दी है और काशी के सिविल जज रवि कुमार को दिवाकर को मंगलवार को रजिस्टर्ड मेल के जरिए दरअसल ये पत्र धमकी भरा भेजा गया था। इस पत्र के साथ कई कागज भी जज को भेजे गए थे, जिसके बाद उन्होंने यूपी के अपर मुख्य सचिव, गृह डीजीपी और वाराणसी के पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर इस बात की जानकारी दी है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी मामले में एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर एक्शन तब लिया जब मुस्लिम देशों ने आपत्ति जताई, लेकिन जब देश के मुसलमान अपनी आवाज उठा रहे थे तब कोई कार्रवाई नहीं की गई। महाराष्ट्र के लातूर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम इस बात से नाराज हैं। प्रधानमंत्री ने उन मुसलमानों पर ध्यान नहीं दिया जो इस देश के निवासी हैं, लेकिन जब बाहर के देशों ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया तो तुरंत इस पर कार्रवाई की गई। वहीं भाजपा आगामी चुनाव में मजबूती से मैदान में उतरना चाहती है और अब तक की समीक्षा में सामने आए प्रदेश के उत्तराखंड के 1600 बूथ ऐसे हैं जिनमें पार्टी हमेशा पीछे रही है। इन कमजोर बूथों को अभेद बनाने के लिए भाजपा ने मंगलवार को प्रदेश कार्य समिति में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में मंथन किया। इसके लिए सांसद व विधायकों की जिम्मेदारी तय कर दी गई। मंगलवार को 2 दिवसीय बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दीप जलाकर किया। वंदे मातरम के बाद बैठक शुरू हुई। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक का फोकस संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव रहा।
आपको बताएं कि 1600 बूथों को अवैध बनाने की रणनीति बनाई गई है आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर। साथ ही साथ किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, किस तरीके से पार्टी नेताओं के अंदर जो मतभेद की स्थितियां सामने आई थी चुनाव में, उन पर किस तरीके से काम किया जाए, कैसे एकजुट होकर प्रदेश के विकास की ओर अग्रसर होते हुए काम किया जाए, इन तमाम मसलों को लेकर कार्य समिति की बैठक आपको बताएं कि हल्द्वानी में हुई। हालांकि आज बैठक का दूसरा दिन है जिसमें 1600 बूथों को अवैध बनाने की रणनीति बनाई जा रही है। उत्तराखंड बीजेपी की समीक्षा बैठक के खासतौर पर बेहद ज़्यादा अहम, उत्तराखंड के लिहाज से, आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से, क्योंकि अब तक जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी के चंपावत उपचुनाव को लेकर सबकी निगाहें हालांकि टिकी हुई थी, लेकिन अब सीएम धामी परमानेंट तौर पर कह सकते हैं अपनी कुर्सी पर बन चुके हैं और इसके बाद अब पार्टी की मजबूती को लेकर एक खास मंथन, खास बैठक की जा रही है। पर हमारे साथ सुरेश जोशी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए। सर, आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी। सुरेश जी। जी, तो सर, जिस तरीके से आज दूसरा दिन है, लगातार पार्टी मंथन कर रही है, क्या क्या किन किन अहम बातों पर मंथन किया जा रहा है सर? देखिए, पहली बात तो आपके संज्ञान में मैं ये लाऊं कि ये हमारी नियमित बैठक है जी। प्रदेश कार्य समिति की बैठकें जो होती हैं, पदाधिकारी बैठकें जो होती है, वो पार्टी संगठनात्मक रूप से नियमित करती है। निश्चित है कि भाई पिछले साल जब कोविड आ गया था उसकी वजह से हमको कुछ दिक्कत आई थी, बीच में चुनाव भी था, तो ये बैठक जो फिजिकल बैठक हो रही है लंबे समय के पश्चात हो रही है। सर, इसीलिए खास बैठक ये है क्योंकि चंपावत उपचुनाव के बाद सीएम की गारंटी के बाद ये बैठक हुई है। इसमें क्योंकि जिस तरीके से चुनाव में हमने तमाम मतभेद देखे थे सर आपसी नेताओं के, उनको लेकर, पार्टी की मजबूती को लेकर, आगामी चुनाव को लेकर खास चर्चा की जा रही है सर। देखिए, पहली बात तो ये बताऊं कि पार्टी के अंदर न पहले कोई इस तरह का मतभेद था और न आज ऐसा कोई मतभेद है। अगर पार्टी के अंदर, किसी भी पार्टी के अंदर अगर मतभेद होता है तो वो दोबारा इलेक्शन में जाकर के 2/3 मेजोरिटी से चुनाव नहीं जीतती है। तो ये सब लोग एकजुट हैं, सब लोगों का एक ही प्रयास रहता है कि पार्टी कैसे मजबूत हो, हमारी आइडियोलॉजी, हमारा विचार कैसे मजबूत हो, और उसके साथ साथ जो है कि जो हमारे कमिटमेंट्स हैं पब्लिक के साथ उनको हम कैसे पूरा करें, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हर उस कमिटमेंट को जनता के पूरा किया जा रहा है, चाहे वो गरीब है, मजदूर है, किसान है, झुग्गी झोपड़ी का व्यक्ति है, या मिडिल क्लास है, या इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो हर क्षेत्र में ये सरकार काम कर रही है, केंद्र की भी, प्रदेश की भी। तो इसलिए उन्हीं विषयों पे चर्चा होती है। अभी हम लोग आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनवा रहे हैं, तो उसमें भी हमारे अभी कार्यक्रम लगे हैं। 30 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक का एक 15 दिन का पखवाड़ा चल रहा है, उसमें भी अलग अलग हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। जहाँ तक कार्य समिति का सवाल है, देखिए कल पदाधिकारियों की बैठक थी, तो स्टेट के जो भी इस बीच में कार्यक्रम हुए हैं उनकी भी वार्ता हुई है, आगे जो कार्यक्रम होने हैं उनकी भी बात हुई है। जैसा आप लोग सभी लोग मीडिया वाले जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसको मैं कह सकता हूँ, जैसा आपके मीडिया हाउसेज हैं 24/7 के, उसी तरह 24/7 हम लोग भी चलते हैं। यानी जिस तरीके से मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर भी बातचीत चल रही, तो क्या कहा जाए, क्या कोई नए चेहरे मंत्रिमंडल में दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि जिस तरीके से कैलाश गहतोली की अगर हम खासतौर पर बात करें सर, ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम धामी के उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी तो कोई ना कोई तोहफा उन्हें जरूर मिलेगा, लेकिन राज्यसभा भेजने की तैयारी थी लेकिन वो नहीं भेजे गए। तो क्या अब ये माना जाए कि मंत्रिमंडल में उनका स्वागत किया जाएगा? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि इस तरह की जो बैठकें होती हैं, प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है, पदाधिकारी बैठक होती है, इस बैठकों में मंत्रिमंडलीय विस्तार या इस तरह के कोई संगठनात्मक विस्तार की बहुत ज्यादा चर्चा वार्ता की गुंजाइश रहती नहीं है। अच्छा। और जहाँ तक आपने कहा कि कैलाश गहतोड़ी जी को मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया जाएगा, तो अब तो विधायक नहीं है तो मंत्री कैसे बनेंगे? हमारे यहाँ विधान परिषद तो है नहीं। उत्तराखंड के अंदर विधान परिषद जब है ही नहीं तो विधायक ही यहाँ पर को जो भी होगा वही मंत्री बनेगा। तो इसलिए वो विषय तो है नहीं। लेकिन जहाँ तक आपने राज्यसभा की बात की है, राज्यसभा में तो अपनी बहन जो है कि डॉक्टर कल्पना सैनी जी जा चुकी हैं, वो राज्यसभा का तो अभी विषय नहीं है। लेकिन
निश्चित तौर पे भाई किसी व्यक्ति ने अपनी इतने बड़े मतलब जो है कि एक जीत को भी आज बना करके दिया है और अपना पद भी छोड़ा है, तो पार्टी संगठन में जो भी उनकी योग्यता के आधार पर लगेगा उनको निश्चित तौर पर पद मिलेगा। पार्टी किसी भी अपने कार्यकर्ता को, अपने नेता को कभी इस तरह से वंचित नहीं रखती है। वो भी एक सम्मानजनक पद में माननीय मुख्यमंत्री जी संगठन उनके बारे में विचार कर रहा होगा, निश्चित तौर पर वो विचार भी सामने आएगा। चलिए, माना जाए कि मतलब कोई बड़ी जिम्मेदारी या कोई अहम जिम्मेदारी उनको पार्टी संगठन जो है वो विचारकारी उनको देने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमसे जुड़ने के लिए। तो बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी हमारे साथ जुड़े थे, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि बैठक में पार्टी की मजबूती को लेकर, संगठन को लेकर चर्चा की गई है और फिलहाल मंत्रिमंडल को लेकर इस पूरे विषय में, इस चर्चा में कोई खास चर्चा जो है फिलहाल नहीं की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट 24 घंटे में 4 आतंकियों को ढेर किया है। गृह मंत्री की बैठक के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट हुआ है, जिसमें आतंकियों को धरा गया है। 24 घंटे में 4 आतंकी सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिए। आपको बता दें कि गृह मंत्री की खास बैठक के बाद ये बड़ा एक्शन घाटी में लिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगी। सोनिया गांधी की ओर से नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेश होने के लिए प्रवर्तन निदेशालय से और समय मांगा गया है, क्योंकि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और अब तक स्वस्थ नहीं हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को ये जानकारी दी गई है। बताया गया है कि सोनिया गांधी गत गुरुवार को कोरोना वायरस से संक्रमित हुई थी और उनकी ताज़ा जांच रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई है। मामले में आपको बताएं कि आज ईडी के सामने, हालांकि सोनिया गांधी को पेश होना था, लेकिन ईडी के सामने सोनिया गांधी पेश नहीं होंगी। हालांकि अब तक कोरोना संक्रमण का हवाला लगातार उनकी ओर से दिया जा रहा था, लेकिन अब उनकी जो कोविड रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी है और इसके बाद भी के लिए और समय मांगा जा रहा है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश विदेश में चर्चा हो रही है। कानपुर में हुई हिंसा को लेकर भी नुपुर शर्मा के बयान से इसे जोड़ा जा रहा है और इस पर हमारी संवाददाता तोशी मेंदोला ने यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी से खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की राह पर कानपुर वॉयलेंस होता है, जिसके बाद अब यूपी की योगी सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी। कानपुर वॉयलेंस को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बुलडोजर है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार देखिए बदमाशों पर निगाहें टिका कर बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी कानपुर वॉयलेंस हो जाता है। आपने देखा होगा पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हर प्रकार के अपराध में गिरावट आई है। पिछले 5 वर्षों में कोई भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। छोटे मोटे वायलेंस हुए हैं और सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रबल इच्छा शक्ति के कारण पूरा प्रदेश पिछले 5 वर्ष भी और आगे भी दंगा मुक्त रहा है। चौधरी जी, बात निकली है तो दूर तक जाएगी।
अगर हम कानपुर वॉयलेंस की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आप ही के पार्टी के प्रवक्ता जो बयान देते हैं उसके बाद अरब देशों में भी देखिए नाराज़गी देखी जा रही है, और उसी के बाद एक बार फिर से कानपुर में पत्थरबाजी होती है। तो लग रहा है कि आपकी पार्टी के प्रवक्ता की कोई गलती है इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। जो जिस प्रकार की जांच में चीज़ें आ रही हैं तो सब आपके सामने आ जाएंगे। लोगों ने तैयारी के साथ इस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में, हमारे देश में सभी धर्मों के प्रति सबका सम्मान है, भी करेंगे। देखिए, आप विशेष धर्म की बात करते हैं, ओवैसी जी भी कहते हैं, अर्जुन और अंसार की बातें करते हैं। सिर्फ वो नहीं है, तमाम विपक्षी पार्टियां वो लगातार कह रही है कि जो बीजेपी है, योगी सरकार है, वो किसी विशेष समुदाय को टारगेट कर रही है। ऐसा है, हमारे जो भी अपराधी है, जो लोग अपराध कर रहे हैं, जो अराजकता कर रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो देश को विभाजित करने की योजना बना रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी सरकार, और खासकर योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, नुपुर शर्मा के जो प्रवक्ता थी या जो हमारे दूसरे प्रवक्ता थे दिल्ली के, उनके खिलाफ कार्रवाई की है और उनको पार्टी से निलंबित कर दिया है, को निष्कासित कर दिया है। और निश्चित रूप से जहाँ तक आपने कहा विदेशों से जुड़े विषय हैं, सरकार और सारे हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को दुनिया के सब देश जानते हैं। उत्तर प्रदेश और देश में हमारे यहाँ कोई किसी आधार पर, धार्मिक आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तानी भी हमको आग दिखा रहा है। पाकिस्तान में खुद अल्पसंख्यक के साथ कैसा व्यवहार होता है, लेकिन अब वो देश भी भारत को कैसे कोस रहा है। पाकिस्तान का इतिहास जिस प्रकार का है वो सब आप लोग जानते हैं, और किस प्रकार से वहाँ अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ वो कुठारघात लोग करते हैं। आज क्या स्थिति अल्पसंख्यकों की। लोकसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, क्या लग रहा है, क्योंकि सपा ने भी अपने जो प्रत्याशी उतार दिए हैं, सपा की वो सीटें हैं, हम उसे कह सकते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 2014 में रामपुर में भाजपा जीती थी, 2019 में सपा जीती है। तो आप लोग लहरा रहे हैं, तो 2 सीटों पे क्या लग रहा है? दोनों सीटों पे भाजपा जीतेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ आप भूपेंद्र सिंह चौधरी को सुन रहे थे, जो बता रहे हैं कि कानपुर वॉयलेंस को लेकर लगातार कार्यवाही की जा रही है और सरकार बिल्कुल सतर्क है। जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाएगा, धरपकड़ की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन अंगद के साथ ओशी मंदोला, FM न्यूज़, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किए हैं। यूपी के 21 IAS अफसरों का तबादला किया गया है। इसमें 9 जिलों के जिलाधिकारी भी शामिल हैं। लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर नगर, बलिया, अलीगढ़, बस्ती, जालौन, इटावा, फिरोजाबाद के DM बदले गए हैं। वहीं कानपुर में हुई हिंसा के बाद नेहा शर्मा को भी हटा दिया गया। उनको स्थायी निकाय का निदेशक बनाया गया है। उनकी जगह विशाख को कानपुर नगर का नया DM बनाया गया। लखनऊ DM अभिषेक प्रकाश उद्योग विभाग भेज दिए गए हैं, तो वहीं सूर्यपाल गंगवार लखनऊ के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के दौरे पर मंगलवार को वियतनाम पहुंचे। उनकी यात्रा क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी के बीच दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग में सामंजस्य को दर्शाती है। हवाई अड्डे पर वियतनाम में भारत के राजदूत प्रणय वर्मा और वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने राजनाथ का स्वागत किया। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि राजनाथ की वियतनाम यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के साथ ही समग्र रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाना है। रक्षा मंत्री अपने वियतनामी समकक्ष जनरल फान वान गियांग के साथ गहन बातचीत करेंगे। इसके अलावा राजनाथ वियतनाम के राष्ट्रपति न्युगेन शुआन फुक और प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन से भी मुलाकात करेंगे। आचार संहिता उल्लंघन मामले में RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की आज झारखंड के पलामू कोर्ट में पेशी हुई है, जहां से उनको बड़ी राहत मिली। पलामू व्यवहार न्यायालय ने सुनवाई करते हुए उनको मामले में बरी कर दिया है। हालांकि उन पर 6,000 का जुर्माना लगाया गया। लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि मामला 2009 का है। चुनाव प्रचार के दौरान पायलट ने हेलीकॉप्टर तय जगह से अलग लैंड करवाया था और उसी को लेकर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। मामले में लालू यादव पहले से ही जमानत पर थे।
पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है। इन सब पर आरोप है कि इन्होंने शूटर्स को रेकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किए हैं। वहीं गिरफ्तार लोगों में से एक केकड़े ने शूटर्स को मूसेवाला की सारी जानकारी दी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में आरोपी केकड़ा के गिरफ्त में आने के बाद से मर्डर मिस्ट्री के कई रहस्यों से पर्दा उठाने लगा है। दरअसल पूछताछ के बाद अब तक की जांच में पुलिस को पता चला है कि गोल्डी बरार और सचिन थपन के इशारे पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी और साथ ही साथ पूछताछ में ये भी सामने आया कि ये भी पता चला कि पिछले काफी समय से मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग चल रही थी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद पर नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। रक्षा मंत्रालय ने आज सीडीएस पद के लिए पात्र अधिकारियों के दायरे को विस्तृत करते हुए दिशा निर्देश जारी किए, जिसके तहत अब नौसेना और वायुसेना में सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल या फिर उनके समकक्ष भी सीडीएस बन सकते हैं। ये दिशा निर्देश तीनों सेनाओं के दूसरे सर्वश्रेष्ठ सक्रिय रैंक के अधिकारियों के लिए अपने सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख जैसे वरिष्ठ को सुपरसीड कर सीडीएस बनने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आपको बता दें कि नए बदलाव के बाद हाल ही में रिटायर्ड सेना प्रमुख और उप प्रमुख भी इस पद के लिए पात्र होंगे। हालांकि इसके लिए आयु सीमा 62 वर्ष निर्धारित है। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की पिछले साल दिसंबर में तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से मौत हो गई थी, जिसके बाद निधन के बाद नियमों में ये बदलाव सामने आए हैं। वहीं तीनों सेना प्रमुख 8 जून को दोपहर में नेशनल मीडिया सेंटर में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार की महत्वपूर्ण नीति के बारे में होगी और हो सकता है कि तीनों सेना प्रमुख टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर ऐलान करें। इसके तहत 40 से 50 हजार जवानों की भर्ती होगी। गौरतलब है कि करीब 2-2.5 साल से फौज में जवानों की भर्ती कोरोना के चलते नहीं की जा रही थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।